बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट मरकजी रनवे पर मरम्मती काम सेकेंडरी रनवे धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन चलाने के लिए नाकाफी है। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को लैंडिंग में मुसलसल दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा जी है। हाँ, टर्किश एयर की परवाज को 1 घंटे फजा में रहने के बाद लैंडिंग की इजाजत दी गई। इत्तेहाद एयर की परवाज आधा घंटा फजा में चक्कर लगाने के बाद इस्लामाबाद मोड़ दी गई, जबकि कतर एयर PIA के तैयारे 1 घंटे तक फजा में चक्कर लगाते रहे। जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि हद्दे निगाह में कमी के बाद लैंडिंग की इजाजत ना दी गई। कतर एयर की परवाज QR 628 1 घंटे से फजा में चक्कर लगाने पर मजबूर। वर्जिन अटलांटिक की परवाज S3C 364 45 मिनट से फजा में मौजूद। दुबई से आने वाली एमिरेट्स की परवाज EK 624 भी फजा में मौजूद। जद्दा से आने वाले सऊदी एयर की परवाज SV 734 भी फजा में। रनवे पर हद्दे निगाह कम होने से ATC हुक्काम की जानिब से लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई, जराये की जानिब से बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, अपडेट करें इस हवाले से आपको कि फ्लाइट ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को लैंडिंग में मुसलसल दुश्वारी है। टर्किश एयर की परवाज को 1 घंटा फिजा में रहने के बाद लैंडिंग की इजाजत मिल गई। इत्तेहाद एयर की परवाज आधा घंटा फिजा में चक्कर लगाने के बाद इस्लामाबाद मोड़ दी गई, जबकि कतर एयर और PIA के तैयारे 1 घंटे तक फिजा में चक्कर लगाते रहे। जराये की जानिब से बताया जा रहा है हद निगाह में कमी के बायस लैंडिंग की इजाजत ना दी गई। जराये के मुताबिक कतर एयर की परवाज QR 628 1 घंटा से फजा में चक्कर लगाने पर मजबूर है और वर्जिन अटलांटिक की परवाज VS 364 45 मिनट से फिजा में मौजूद है, जबकि दुबई से आने वाली एमिरेट्स की परवाज EK 624 भी फिजा में मौजूद है। जद्दा से आने वाली सऊदी अरब की परवाज SV 734 भी फजा में रनवे पर हद्दे निगाह कम होने से ATC हुकाम की जानिब से लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई, जराये की जानिब से बताया जा रहा है। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को लैंडिंग में मुसलसल दुश्वारी का सामना है। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे के मरम्मती काम का ये मामला है, जिसके बाद सेकेंडरी रनवे के ऊपर फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल किया गया था, लेकिन तेज़ धुंध के बायस रनवे के ऊपर हद निगाह में कमी के बायस जो सेकेंडरी रनवे है वहाँ पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और आज भी बैरून मुल्क से आने वाली तकरीबन 15 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो शदीद मुतासर रही। अगर बात कर लें बैरून मुल्क परवाज़ों की, तो टर्किश एयर की परवाज़ समेत वर्जिन अटलांटिक, कतर एयरवेज़, अबू धाबी, इत्तेहाद एयरवेज़ और PIA को जो है लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग के लिए शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा और तीनों गैर मुल्की परवाज़ें तकरीबन 1 घंटे तक लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर फ़ज़ा में चक्कर लगाने पर मजबूर रहीं, क्योंकि रनवे की हद निगाह थी वो 200 मीटर से भी कम होकर रह चुकी थी, जिसके बाद ATC हुकाम की तरफ से इन चारों परवाज़ों को लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग की इजाज़त है वो नहीं दी गई, जबकि 2 परवाज़ें जिनमें शारजा से आने वाली एयर ब्लू की परवाज़ को लाहौर की बजाय इस्लामाबाद डाइवर्ट किया गया और इसके साथ ही अबू धाबी से आने वाली इत्तेहाद एयर की परवाज़ को भी लाहौर लैंडिंग की जब इजाज़त ना दी गई तो ATC काम की तरफ से तैयारी को जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो डाइवर्ट किया गया था। अगर बात कर लें परवाज़ों की मनसूख के हवाले से, तो आज 6 से ज़ायद परवाज़ों को मनसूख है वो भी किया गया और ज़राए का ये कहना है कि मरकज़ी रनवे की मरम्मत के सिलसिले में उसको अगस्त के अंदर बंद किया गया था, जिसका काम है वो ताही का शिकार हुआ, जिसके बायस सेकेंडरी रनवे के ऊपर फ्लाइट ऑपरेशन है बहाल किया गया, जो कि हद निगाह में कमी और जदीद ILS कैट 3 सिस्टम ना होने के बायस वहाँ पर तैयारे हैं वो शदीद धुंध के अंदर लैंड और टेक ऑफ है वो नहीं कर सकते, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो शदीद मुतासर है। और ज़राए का ये भी कहना है कि मरकज़ी रनवे जो है वो मरम्मती काम के बायस सितंबर 2021 तक बंद किया जाएगा और 2021 तक ही जो सेकेंडरी रनवे है उसको फ़ाल किया जाएगा। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दी का राज बरकरार, धुंध ने खुश्की बढ़ा दी। हद निगाह कम होने से सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना है। नमी के तनाजुब बढ़ने से स्मोक के इश्यूज भी सर उठाने लगे हैं। अपडेट करें इस हवाले से आपको, सर्दी का राज बरकरार है और धुंध ने खुनकी बढ़ा दी है। इस पर बात करेंगे सादिया खान से। जी सादिया खान, धुंध कब तक रहेगी? महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस हवाले से? जी हाँ, लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो सर्दी का राज बरकरार है। खासकर सुबह के औकात में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो धुंध का राज रहता है, जिसकी वजह से हद निगाह में कमी वाक़ई होती है और शहरी जो
के सफ़र करना चाह रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 18 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम जो है वो 10 रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासब 80% से ज़ायद है। अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध है, हद निगाह काफ़ी ज़्यादा कम है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अगर आपने सफ़र करना है तो एहतियात बरतें, क्योंकि खासकर धुंध की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शुमाली इलाकाजात में बारिश और बर्फबारी की वजह से पंजाब पर भी कुछ अच्छे असरात जो है वो मौसम के नज़र आ रहे हैं। पारे में कमी जो है वो देखने को मिल रही है और ये जो बर्फबारी शुमाली इलाकाजात में हो रही है उसकी वजह से लाहौर में भी खुनकी में इजाफा हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस साल जो है वो सर्दी की शिद्दत गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक कम जाएगा। बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आने वाले दिनों में खासकर दिसंबर का अख्तिताम और जनवरी का आगाज़ जो है वो मज़ीद सर्द मौसम के साथ होगा। लाहौर में बारिशें बताई जा रही हैं जिसकी वजह से सर्दी की लहर में इजाफा होगा। अब बात कर लेते हैं लाहौर में स्मोक की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताती ये चलूँ कि धुंध की वजह से हद निगाह में कमी है, उसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। सुबह और शाम के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 से तजावुज़ कर जाता है। उसकी बड़ी वजह जो है वो धुंध और हवा में नमी का तनासब बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अगर शुमाल मगरबी हवाएं नमी के साथ चलती हैं या बारिश हो जाती है तो लाहौर की सूरत हाल बेहतर होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। मतरूका वक्फ इमला की अराजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ केस। हाईकोर्ट का एलीट ट्रेनिंग स्कूल की अराजी का कब्जा आज ही दरख्वास्त गुजार को देने का हुक्म, जबकि चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने शहरी जिक्रिया की दरख्वास्त पर समाअत की। जी हाँ जी, पंजाब इनाम गनी हाईकोर्ट में पेश हुए। डीआईजी लीगल जवाद डोगर और दीगर अफसरान भी हाईकोर्ट में पेश हुए। मतरूका वक्फ अमलाक की अराजी सवाले कर दी जाएगी। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है मामला हल करके आइन वरना इमारत गिराने का हुक्म दिया जाएगा। मजीद अपडेट्स लेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। समाअत आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में हुई और अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब इनाम गनी, डीआईजी लीगल जवाद डोगर समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया था कि उसने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड से लीज़ पर अराजी हासिल की थी और वो अराजी जो लीज़ पे हासिल की गई है वो इस वक्त लीड ट्रेनिंग स्कूल बेदिया के कब्ज़े में है। मज़ीद उसमें यह भी कहा गया कि इस वक्त लीज़ पे लेने के बावजूद अराजी जो पुलिस है उसके कब्ज़े में है और पुलिस उसका कब्ज़ा नहीं दे रही। आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब आसफ भट्टी ने अदालत को आगाह किया कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और सूबाई हुकूमत के दरमियान ज़मीन के इंतकाल का मुआहदा हुआ था और चूँकि उसको कानूनी हैसियत हासिल नहीं हुई थी जिसकी वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। अब ये जो अराजी है वो वापस से दरख्वास्त गुजार मतरूका वक्फ इमलाक को वापस करने के लिए उन्होंने सूबाई हुकूमत को दरख्वास्त दी हुई है और मंजूरी मिलते ही ये कब्ज़ा जो है वो वापस कर दिया जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की अराजी जो है किस तरह सूबाई हुकूमत को दी जा सकती है। आज ही इसका कब्ज़ा जो है वो दरख्वास्त गुजार को दें। अगर कब्ज़ा ना दिया गया तो अदालत जो है एलीट ट्रेनिंग स्कूल पर जो बिल्डिंग है उसको भी मिसमार करने का हुक्म दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कब्ज़ा वापस ना करने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया और कहा कि पुलिस को इस कब्ज़ा माफिया नहीं बनना चाहिए और रूल्स के मुताबिक उन्हें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहिए। आईजी ने अदालत को आगाह किया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूरी मिलते ही वो इस अराजी का कब्ज़ा जो है वो दरख्वास्त गुजार के हवाले कर देंगे। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि आज ही ये कब्ज़ा वापस किया जाए और आइंदा समाअत पे इसकी रिपोर्ट जो अदालत में पेश की जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत से इस्दा की कि आईजी को आइंदा समाअत पर इस्तेसना दिया जाए पेशी से, जिस पर चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब को आइंदा समाअत पर पेश होने से इस्तेसना देते हुए केस की समाअत जो है मुलतवी कर दी है। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू करें। शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात के वो फोटो कॉपी के ऊपर मबनी है। कोई सबूत सर्टिफाइड नहीं है, कोई कागज सर्टिफाइड नहीं है और वो रिकॉर्ड जिसका इल्जाम है वो रिकॉर्ड पेश ही नहीं किया गया। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने आज कोर्ट में ये कहा कि एक तो जो उनकी एक तो जो उनकी एंटाइटलमेंट थी
बतौर वजीर आला, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, मेंबर नेशनल असेंबली और बतौर वजीर आला 1 रुपए की इंटाइटलमेंट उन्होंने क्लेम नहीं की। लेकिन उसके अलावा इन एडिशन इंटाइटलमेंट के अलावा मेडिकल बिल्स, सरकारी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल कंट्रीब्यूट किया। जो एंटाइटलमेंट थी वो तो वसूल की नहीं, क्लेम नहीं की, लेकिन चाहे वो बैरून मुल्क दौरे हो, वहाँ का खर्चा हो, टिकट्स का खर्चा हो, लॉजिस्टिक्स का खर्चा हो, उसके अलावा यहाँ जितनी सरकारी गाड़ियाँ उनके इस्तेमाल में थी, जो मेडिकल बिल्स। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जबकि कोरोना के मौलिक हमले जारी हैं, लाहौर में कोरोना से मजीद 11 अमवात और आपको बताने चले कि 354 मरीज भी हो चुके हैं। शहर में कोरोना से 1372 अमवात और 62,837 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि कोरोना के मौलिक हमले लगातार जारी हैं। लाहौर में कोरोना से मजीद 11 अमवात हुई हैं, 354 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि शहर में कोरोना से 1372 अमवात हो चुकी हैं और 62,837 केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं। बताया जा रहा है कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है और रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है और अमवात की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। तफसीलात लेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, क्या कहना है तिब्बी माहिरीन का? कोरोना वबा जो है वो उसकी दूसरी लहर में हर गुजरते दिन के साथ जो शिद्दत है वो बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में कोरोना वायरस के बायस मज़ीद 11 अमवात जो हैं उनकी तस्दीक की गई। 354 नए केसेस जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब भर में 535 नए केसेस और 30 अमवात जो हैं वो जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासरा शहर है पंजाब में वो लाहौर है, जहाँ पे पंजाब का ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और अमवात की शरह भी सबसे ज़्यादा लाहौर में है। अब तक लाहौर में 62,837 जो है वो अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि 1,372 अमवात जो हैं वो अब तक लाहौर में रिकॉर्ड की गई हैं। पंजाब भर में जो है वो 1,28,000 जो है वो 673 अब तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 3,452 जो है वो अमवात अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं और मजमूई तौर पे भी इस वबा के दौरान जो है वो लाहौर ही सर-ए-फ़हरिस्त मुतासरा शहर है पंजाब में। अब तक सूबे भर में जो कोरोना से मुतासरा अफराद हैं उनमें से 1,15,424 जो हैं वो अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। ठीक है जाहिद चौधरी, शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कोरोना के मौलिक हमले जारी हैं और लाहौर में कोरोना से मजीद 11 अमवात हुई हैं, 354 नए मरीज रिपोर्ट हुए। आगे बढ़ेंगे, स्कूलों, मदरसों, होटल्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर तंबीह जारी कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, इसका बताया जा रहा है, जबकि स्कूल खुलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। मोहम्मद उस्मान ने मजीद बताया कि रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। फूड पॉइंट्स, खाने पीने के इंतजाम खुली जगहों पर करें। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से बताया गया कि खाने के लिए बैठने का इंतजाम बाहर खुले एरिया में किया जा सकता है। तालीमी इदारे नोटिफिकेशन के बाद तयशुदा तारीख तक बंद रहेंगे, ये वाज़ेह कर दिया है कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने। स्कूलों, मदरसों, होटल्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर तंबीह जारी की गई है। खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है, जबकि स्कूल खोलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर इंडोर पाबंदी है, जबकि बाहर खुले में खाना खाया जा सकता है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। कोरोना वायरस जैसी तेजी से फैलने वाली बीमारियों के कंट्रोल के लिए पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्रीज को मुस्तहकम बनाने का फैसला 4 अरब 70 करोड़ की लागत से डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फौरी शुरू किया जाएगा। जी हाँ, विफाक मंसूबे के लिए 50% बजट देगा, इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। कोरोना वायरस जैसी तेजी से फैलने वाली बीमारियों के कंट्रोल के लिए पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्रीज को मुस्तहकम बनाने का फैसला किया गया है। किस तरह से किया जाएगा, प्लान क्या है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान।
जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का इंटीग्रेटेड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया है। 4 अरब 70 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसको वफाक के ताउन से जो है वो शुरू किया जा रहा है और इस पर 50% अदायगी जो है वो वफाक करेगा। इस सिस्टम के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में जितनी भी पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्रीज पहले से मौजूद हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा, जबकि नई लेबॉर्ट्रीज जो हैं उनका क़याम भी किया जाएगा। जबकि इसके साथ ही साथ इन तमाम तर लेबॉर्ट्रीज पर सर्विलेंस सिस्टम की बेहतरी के लिए इन तमाम को जदीद IT सिस्टम जो कि इंटीग्रेटेड कम्युनिकल सर्विलेंस सिस्टम होगा उसके तहत इनको मुंसलिक किया जाएगा और एक ही जगह पर ये तमाम तर लेबॉर्ट्रीज का डाटा जो है वो भी इकट्ठा किया जा सकेगा। इस सिस्टम के तहत जो कोरोना की इब्तदाई तशखीस है इस समेत जो तेज़ी से बीमारियाँ फैलती हैं उनकी पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्रीज़ में इब्तदाई तशखीस, टेस्ट, स्क्रीनिंग समेत दीगर सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएंगी ताकि कोई भी इस तरह की मर्ज़ जो कि तेज़ी के साथ फैलती है उसको मैनेज करने के लिए उसको फौरी तौर पर कंट्रोल करने के हवाले से जामिया हिकमत अमली भी तश्कील दी जा सके और जो मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड भी किया जा सके। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक हमारे साथ रहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर में गैस किल्लत की वजह से सार्फिन ने कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने टीम्स की कार्रवाई भी शुरू कर दी और कार्रवाई करते हुए मुतादिद कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस किल्लत पैदा होना शुरू हो गई और जिसके नतीजे में गैस की अदम फराहमी पर शहरियों ने कंप्रेसर लगाना शुरू कर दिए हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई भी जारी। इस पर बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन को गैस किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद शहरियों ने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए और गैस का प्रेशर बहाल रखने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की जानिब से कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके मुताबिक मुतअद्दिद जो कनेक्शन है वो मुनक़ता भी किए गए हैं। SNGPL हुकाम की जानिब से ये मौका अख्तियार किया गया है कि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर टेल एंड है और लाइनों में गैस कम है, जिसकी बुनियाद पर सार्फिन जो हैं वो कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक कंप्रेसर इस्तेमाल करने की वजह से 20 घर जो हैं उससे मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से वो कनेक्शन मुनक़ता कर रहे हैं। अब तक जिन इलाकों में कार्रवाई की गई है उसमें डिफेंस के बाद इलाके शामिल हैं, इसी तरह गुलबर्ग, हरबंसपुरा, मुस्तफाबाद, समनाबाद और धर्मपुरा के इलाकों में ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं, जिस पर सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुई नॉर्दर्न हुकाम का ये कहना है कि वो सार्फिन जिनके कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं 1 हफ्ता तक इनके कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। उसके बाद सार्फिन की जानिब से एक हलफनामा जमा करवाया जाएगा, जिसमें वो इस बात की यकीन दहानी करवाएंगे कि वो आइंदा कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनका कनेक्शन बहाल किया जाएगा। ताहम जो मीटर उतारे जाएंगे उनको लेबॉर्ट्री रिपोर्ट भिजवाया जाएगा और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में अगर टेम्परिंग साबित होती है तो उसके मुताबिक उनको डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया जाएगा। जी ठीक है, शायद बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर ज्यादती की। शहरी पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है, शहरी दुहाई दे रहे हैं। जी हाँ, शहरियों का कहना है सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस बहरान ने भी सर उठा लिया है। गैस बहरान के बायस LPG की खपत भी बढ़ चुकी है, जबकि LPG रोजाना की खपत 800 से 1200 मेट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर ज्यादती की है। कहते हैं पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है, जबकि सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस बहरान ने भी सर उठा लिया है। बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, बताएगा आवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है? शहजाद खान अब्दाली, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएगा पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर अवाम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता राज हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 से 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफ़ा किया गया, जिसके बाद आवाम और बिज़नेस कम्यूनिटी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से जो आवाम है और जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर जो है वो बहुत बुरी तरह से पड़ता है
तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी का इस हवाले से ये कहना है कि अशियाए तिजारत की तरसील जो है वो महंगी हो जाती है, जिसके बायस महंगाई की शरह में बतदरीज इजाफे का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। इसलिए वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को फौरी तौर पर वापस ले, क्योंकि पहले ही आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही LPG की खपत में भी इजाफा हो गया है। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में LPG की जो खपत है वो 800 मैट्रिक टन रोज़ाना है, जो बढ़कर 1200 मैट्रिक टन तक पहुंच चुकी है, क्योंकि घरों से कुदरती गैस जो है वो नापैद हो चुकी है और ज़्यादातर सार्फिन का इन्हिसार LPG पर हो चुका है। इसके अलावा मुल्क भर में बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है और सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, जिसके बाद गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान मुल्क भर में LPG की खपत में 50। शहजाद अली, बहुत शुक्रिया आपका। जिना अस्पताल में मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवाम मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। लाहौर के लिए पूरे पंजाब से ज़ाहिर है, जहाँ जहाँ से इन्होंने रोड़े और ईंटें इकट्ठी की हुई थी वो सारी जहाँ जहाँ वापस पहुँची हैं, तो पूरे पंजाब के स्ट्रक्चर को थ्रेटन कर दिया और अनफॉर्चुनेटली कोरोना की ज़द में आने वाला हमारा आम जो शहरी है, वो मासूम लोग, वो हमारे पंजाब के अंदर बसने वाले मेहनतकश मज़दूर, जिनको मुख्तलिफ लालच दे के यहाँ लाया गया, कुछ की फुटेज आपने भी देखी, हमने भी देखी, जी किसी को नारे देने मारने के लिए पैसे दे के लाया गया और वो रुलते रहे और वो लाने वालों को तलाश करते रहे कि पेमेंट बाद में होनी थी, वो किधर चले गए। तो वो मासूम लोग जिनके ज़हनों को इन्होंने हमेशा गिरवी रख के अपने अज़ाइम के मकासद की तकमील की, आज हुकूमत उनको इनके रहम करम पे नहीं छोड़ सकती। हम किसी सूरत भी ये खामोश तमाशाई बन के उन नहत्ते मजलूम और मस्कीन शहरियों को कोरोना के हाथों लावारस और लाचार नहीं छोड़ सकते। यही वजह है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे जिना हॉस्पिटल ने जो कोरोना के हवाले से अब तक उन मरीज़ों को रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और टेस्टिंग के हवाले से जो खिदमात अंजाम दी हैं, आज मैं उनको खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। थैंक यू। मीडिया की आंख से इस हॉस्पिटल के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके हेल्थ रिम्स में इस हॉस्पिटल के चेयरमैन और बोर्ड ने अहम इक़दामात किए हैं, उनको उजागर करने आई हूँ और ये पैगाम लेके आई हूँ कि जो हेल्थ सेक्टर के अंदर चैलेंज है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के सामने, कि उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है कि हमने क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी देनी है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसको इस हॉस्पिटल के ज़रिए इंश्योर किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल का जो पेरिफेरल एरिया का बोझ है, जिस तरह से लाहौर के दूर दराज इलाके और फिर पंजाब के जो इसके साथ मुल्हका शहर हैं, उनका जितना बोझ जिना हॉस्पिटल ने उठाया हुआ है, उसकी तफसीलात जो हैं वो प्रिंसिपल साहब और MS साहब आपसे शेयर करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ मीडिया की आंख को सामने रखते हुए कि हमारे ये जो लाहौर के रहायशी होने के शाही ख़ानदान के अफराद हैं, जो हमेशा लाहौर को अपना घर और अपना किला समझने का दावा करते रहे, 1992 के बाद इस शहर में कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड
टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ केयर सेक्टर में कोई हॉस्पिटल ना बना। दीगर हॉस्पिटल्स में बेड्स का इजाफा होता रहा, लेकिन अहलियाने लाहौर की जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी, जिस तेज़ी से माइग्रेशन दूसरे शहरों से लाहौर की तरफ हुई, उतनी तेज़ी से यहाँ सेहत के शोबे ने जिस तरह एक्सपैंड करना था, क्वालिटी हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, वो ना बने। इन्होंने अपनी खुद नुमाई और रूनुमाई के लिए मुख्तलिफ ऐसे पुल, अंडरपास और मेट्रो जैसे मंसूबे बनाए, ऑरेंज लाइन जैसे नामुकम्मल मंसूबे बनाए। हमारे इस हुकूमत के कंधों पे जो बोझ आया उसको उठाने के लिए भी ये कंधे तैयार हैं, और उस बोझ को जो उसके कन्वर्ट करके अवामी सम्राट में मुंतकिल करने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 1000 बेड्स पे मुश्तमिल हॉस्पिटल जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा इदारा बनाने के लिए अहलियाने लाहौर को जो तोहफ़ा दे रहे हैं, उस हॉस्पिटल को हम स्टेट ऑफ आर्ट दुनिया के जदीद तरीन हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ते हुए एक रोल मॉडल बनाने जा रहे हैं। इसके साथ हमें जो अगला अहम तरीन लाहौर के लिए तोहफ़ा कि यहाँ हमें आप देख रहे हैं कि जो लाहौर के लिए चैलेंज बना रहा कि किस तरह हम, मैं चेयरमैन बोर्ड को भी दावत देती हूँ आप डाइस पे आए, ताकि हम जिन्ना हॉस्पिटल का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हसीन इम्तजाज है वो मीडिया से शेयर करें, क्योंकि हमारा ये जिन्ना हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है ये इस बात की अक्कासी करता है कि कोई भी हुकूमत जो है वो अकेली बड़े बड़े चैलेंजेस से नहीं निपट सकती। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को हेल्पिंग हैंड के तौर पे आगे आना पड़ता है। चेयरमैन साहब और उनकी टीम ने इस हॉस्पिटल के लिए हमारी तिब्बी अमले के साथ मिल के अंडर दी सपोर्ट ऑफ एमएस एंड प्रिंसिपल साहब जिस तरह इस हॉस्पिटल को एक इनकलाबी इक़दामात उठाते हुए अवामी मांगों का तर्जमान हॉस्पिटल बनाया, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो खुद तर्जमानी करें इस हॉस्पिटल की और आपको बताएं कि इस हॉस्पिटल में अब तक हुकूमत पंजाब ने, उस्मान बुज़दार साहब की टीम ने और प्राइवेट सेक्टर की टीम ने मिल के किस तरह अवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं वो मीडिया से शेयर करें। आप बात करें, इसके बाद आप बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज पूरे पाकिस्तान के अंदर टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में आता है। ये प्राइवेट सेक्टर की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में रिप्रेजेंटेशन ये बहुत पुराना कानून है और मुझे आज से 1.5 साल पहले इसकी ज़िम्मेदारी दी गई कि इस हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज जो 3 इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी चेयरमैनशिप लूँ। मैंने इस हॉस्पिटल को इस नज़र से देखा है कि ये हमारे पास अमानत है। यहाँ तकरीबन रोज़ाना 7,000 पेशेंट्स आते हैं और 2,10,000 पेशेंट्स महीना और कोई 25 लाख पेशेंट सालाना के हिसाब से यहाँ लोग आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये टोटल 25 लाख पेशेंट्स जो हम बाहर ओपीडी से देखते हैं, इसके अलावा हम रोज़ाना 200 ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, 200 सर्जरीज एवरी डे। इसका मतलब है 72,000 ऑपरेशंस इस हॉस्पिटल में होते हैं, जिसके अंदर आप अगर उसका तखमीना लगाएं तो उसमें 5 से 6 न्यूरो की सर्जरीज़ हमारे पास जो कि बड़ी सेंसिटिव सर्जरीज़ हैं वो भी होती हैं, हमारे पास कार्डिक सर्जरीज़ भी होती हैं, हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स के अंदर
बहुत केसेस आते हैं जो कि एक्सीडेंट के हैं, जो कि तकरीबन 50 केस रोज़ाना होते हैं। यहाँ पे गायनी के अंदर जच्चा बच्चा में रोज़ाना 50 केसेस होते हैं। मतलब जो इस हॉस्पिटल का क्वांटम है, मैं ख़ुद हैरान हूँ कि इतनी बड़ी मेडिकल सर्विस जिना हॉस्पिटल जो है वो कम्युनिटी, लाहौर की कम्युनिटी को पहुँचा रहा है। 25 लाख लोगों को ये हॉस्पिटल डील कर रहा है सालाना। इसका टोटल बजट 7 अरब रुपए, तो 7 अरब रुपए जो हुकूमत पंजाब दे रही है वो हमारे पास अमानत है। हमने पिछले साल 50 करोड़ रुपए की सेविंग करके जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो गवर्नमेंट को 30 जून से 30 जून में वापस किए। और जो अगला नंबर मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि इस 6.5 अरब से पिछले साल में, जिसमें 3 महीने कोविड के भी थे, 50 अरब रुपए की हेल्थ डिलीवरी, 50 बिलियन रुपीस की हेल्थ डिलीवरी इस हॉस्पिटल ने फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी एवरेज अस्पताल का रेट मैं लगा लूँ मिनिमल, मैं किसी नेशनल हमीद लतीफ़ या डॉक्टर हॉस्पिटल का रेट नहीं लगा रहा, ना मैं आगा खान का रेट लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल अस्पताल जो मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, वो नॉर्मल अस्पताल का अगर मैं रेट अपनी इस मेडिकल ट्रीटमेंट जो मैंने पिछले साल की है, तो 50 अरब रुपए की मेडिकल ट्रीटमेंट हमने फ्री किया है। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार है जो इस हॉस्पिटल की मेडिकल टीम दे रही है कि सिर्फ 6.5 अरब रुपए के अंदर हम 50 अरब रुपए की मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ जिना का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आया, हमने हुकूमत को कहा कि अगर आपको जो है वो हमारे से सपोर्ट चाहिए तो मैं कम्युनिटी के ब्याप पे हूँ। हमने इस प्रोजेक्ट में, हम बात नहीं करते, आपको दिखाएंगे इसके बाद, सबसे पहले देखा कि कैंसर का यहाँ पे जो है यूनिट है, कैंसर के यूनिट में हमारे पास 50 बेड है। कैंसर सबसे ज़्यादा मौजी बीमारी है, कोविड से कहीं ज़्यादा मौजी बीमारी है। यहाँ तो डेथ रेट 2% है, जो है कैंसर का डेथ रेट तो शायद 20% के करीब है। वहाँ पे मैं ऊपर गया तो सबसे पहले मैंने देखा कि वहाँ पे वालिदैन बच्चों के साथ जो है मौजूद हैं। एक बच्चा 22 या 23 साल का बच्चा था, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये हम ईद पे, तो इस ईद पे तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक था और उसके बाद इसको सिर्फ कह आई, हमने टेस्ट कराया तो इसको लकूमिया निकल आया और वो रो रहे थे। यहाँ पे उसका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, फ्री दवाई है। और वो सिर्फ उन्होंने मुझे कहा कि खाना तो जिना हॉस्पिटल हमें 3 वक्त का दे रहा है, बट हमारे पास रहने की जगह और उसके पैसे नहीं। मैं उस दिन पूरी रात रोता रहा। सुबह मैं यहाँ आया, ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ मुसाफिर खाना आज से ठीक 90 रोज़ पहले शुरू हुआ है, पहली छत पड़ गई है। मैंने अगले 90 रोज़ के अंदर ये मुसाफिर खाना जिसमें 100 लोगों के बेड्स, उसके अलावा ओपन मुसाफिर खाना में जो खाना है वो तमाम लोग जो मर्ज़ी यहाँ मौजूद हों हॉस्पिटल के OPD के लिए या हॉस्पिटल के अंदर इस मुसाफिर खाना, उसके लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कंटिन्यूस खाना चलेगा। ये फ्रेंड्स ऑफ जिना जो है, मैं जिस कम्युनिटी की तरफ से मैं बैठा हूँ, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी है पंजाब और पाकिस्तान की, ये खाना जहाँ 20,000 मील्स भी रोज़ होंगी तो हम यहाँ पे खाना किसी वक्त रोकेंगे नहीं। सबसे बड़ा उसके बाद सेकंड स्टेप था इस हॉस्पिटल के अंदर कि मेरे पास 5,000 डॉक्टर्स हैं, 5,000 डॉक्टर्स, उनके लिए कहीं बैठने की भी जगह नहीं। हम इनको कहते तो हैं कि ये मसीहा है, लेकिन उनके लिए हॉस्पिटल के सिस्टम में जैसे प्लानिंग हुई तो हर चीज़ डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी हर चीज़ देते चले गए और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनते चले गए। मैंने दोबारा रीइंस्टेट किया, एक जगह निकाली और मैं उन सब डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए दोबारा से एक बहुत जो है वो मॉडर्न और हाईएस्ट जो है वो सर्विसेज के साथ उनके लिए कैफेटेरिया तैयार कर रहा हूँ कि 200 अगर सर्जरीज इन्होंने रोज़ करनी है, 7,000 पेशेंट रोज़ देखने, तो इनके पास कम से कम इत्मीनान की जगह तो मौजूद है। वो 90 दिन के अंदर वो तैयार होने जा रहा है, उसका काम भी शुरू हो गया। सबसे बड़ी यहाँ पे जो सर्जरी मैंने देखी, तो किसी को भी जो सर्जरी आती है वो जनरल सर्जरी है। जनरल सर्जरी के यहाँ पे 12 ऑपरेशन थिएटर्स थे, जिसको हम साउथ ऑपरेशन थिएटर्स और नॉर्थ ऑपरेशन थिएटर्स कहते थे। वो तमाम के तमाम 1992 में बने थे, 28 साल पहले जब अस्पताल बना। वहाँ मैं जाऊँ और अगर आपको मैं दिखाऊँगा, मैं गया, मैं वहाँ पे खड़ा होकर मुझे समझ ना आए कि जनरल सर्जरी का यहाँ पे ऑपरेशन कैसे हो सकता है। मैंने दोबारा से हुकूमत का मैंने फिर भी इंतज़ार नहीं किया, हम एनुअल डेवलपमेंट प्लान में वो डाल रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है मैं जिसको फ्रेंड्स ऑफ जिना जो कम्युनिटी के हमारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जनाब आप जो करेंगे इस हॉस्पिटल में, इनिशिएटिव पीछे है, वो तकरीबन उसका तखमीना 40 करोड़ रुपए है
जो कि मैं हुकूमत को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हुकूमत SOT मुझे वो 12 ऑपरेशन थिएटर्स बना दे। नहीं भी बनाएगी, अगर हुकूमत मुझे प्लान नहीं देगी तो मैंने फ्रेंड्स ऑफ जिना की अगली मीटिंग में ये 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके जा रहा हूँ। हम 1 मिनट भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये 12 थिएटर्स इस अस्पताल की बैकबोन है। यहाँ का जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट था, यहाँ में किडनी सेंटर, आपको मालूम है कि शेख एजाज अहमद ट्रस्ट पिछले 14 साल से चलाता है। 50,000 डायलिसिस हम सालाना करते हैं। शायद पंजाब का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है, जिसमें तकरीबन 60 डायलिसिस मशीन्स हैं। इसके बाद हम डायलिसिस सेंटर की सेरेमनी करने जा रहे हैं। वहाँ पे सीट खाली कब होती है? मुझे रोज़ फ़ोन आता है कि जनाब इसको डायलिसिस की जगह दे दें। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम किसी की भी सिफारिश पे, मेरी भी सिफारिश हो तो कोई नहीं आ सकता। उस डायलिसिस सेंटर में सिर्फ क्यू के तहत वो डायलिसिस सेंटर चलता है, उसको रजिस्टर होना है और उसकी बारी पे आएगा, क्योंकि उसकी जगह खाली कब होगी? जब उसका ट्रांसप्लांट हो सके या वो जो है वफात पा जाए। अब मेरे पास इस वक्त 10 साल की जो है पेशेंट्स मौजूद हैं, जो कि पूरे पंजाब में जिसका टोटल लाइफ स्पैन 1 साल है, मेरे पास यहाँ पे 10 साल वाली एवरेज कर दी है, जो हमारे डायलिसिस सेंटर में हमारी मेडिकल टीम ने ख्याल रख के डायलिसिस सेंटर को चलाया। तो मेरे को ट्रांसप्लांट सेंटर बनाना है। ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने के लिए भी दोबारा से गौर एजाज फाउंडेशन ने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट किया कि ट्रांसप्लांट के तहत, क्योंकि मेरी वेटिंग लिस्ट इस वक्त 2 साल की है, ताकि मैं ट्रांसप्लांट रोज़ाना एक ट्रांसप्लांट कर सकूँ। ये ट्रांसप्लांट सेंटर अगले 90 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। वो भी आप आके देख सकते हैं वो ट्रांसप्लांट सेंटर किस तरह बन रहा है। उसका भी तखमीना 20 करोड़ रुपए का है, जिसका काम शुरू हो चुका है। ये भी फ्रेंड्स ऑफ जिना करेगी। यहाँ पे हमने डायग्नोस्टिक्स को देखा। मैं आज हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद हैं, मैं इनकी वसातत से भी चीफ मिनिस्टर साहब को आज ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे डायग्नोस्टिक जो कि बैकबोन है, जिसमें MRI मशीन, CT मशीन्स, अल्ट्रासाउंड मशीन्स, ये तमाम मशीन्स मौजूद हैं, जिसकी बेसिस पे वो 200 सर्जरीज होती हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि जनाब, ये हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर 10 साल से पुराना हो चुका है। हमारी MRI मशीन चीफ मिनिस्टर ने एक हमारे नोटिस के ऊपर यहाँ सैंक्शन की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो तकरीबन 20 करोड़ की MRI मशीन है, जो कि जिसकी लाइफ ख़त्म हो गई थी। हमने उसकी रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने 1 हफ्ते के बाद हमें उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी 30 करोड़ का भी जो डायग्नोस्टिक है, उसकी हम PC1 भेज रहे हैं। मुझे अल्लाह से उम्मीद है दे दें। अगर नहीं देंगे तो भी फ्रेंड्स ऑफ जिना खड़ी है। ये 30 करोड़ रुपए का डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो हमने हर सूरत में जो है उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको तैयार कर देना। बहुत शुक्रिया आपका। अब बाकी हम इंशाल्लाह आप हमारे साथ हैं सारा विजिट पे, वो साथ साथ हम अपडेट होते रहेंगे। अदनान के बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब